नमस्कार साथियों, आज हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा करेंगे और विशेष रूप से कार्ल मार्क्स ने जो राज्य के संबंध में अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स जर्मन विद्वान था 19वीं शताब्दी का और अपने रेडिकल विचारों के कारण उसको जर्मनी त्याग कर फ्रांस आना पड़ा और फ्रांस में एंजल्स के साथ मिलके उन्होंने बहुत विशद कार्य किया और वहाँ पे उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसमें से कि 1848 में उनके द्वारा और एंजल्स के द्वारा जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया वो बड़ा चर्चित है। और उसमें विशेष रूप से उन्होंने पूरे विश्व के मजदूरों का आह्वान किया कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। अर्थात हे दुनिया के मजदूरों, तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी बेड़ियों के। ये कथन बहुत विश्व में मशहूर हुआ और इससे मजदूरों में बहुत स्फूर्ति आई, ऊर्जा आई और संगठित होने का एक आह्वान भी उन्होंने किया। मार्क्स के बारे में एक खास बात यह है कि मार्क्स की दिलचस्पी विश्व को व्याख्यायित करने में नहीं था। मार्क्स ने कहा भी है कि फिलोसोफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, द पॉइंट इज टू चेंज इट। अर्थात मार्क्स कहता था कि ज़्यादातर दार्शनिकों ने विश्व को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है, लेकिन व्याख्या करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये बताया जाए कि इसमें परिवर्तन कैसे हुआ जाए। और इसके लिए मार्क्स बिल्कुल संतुष्ट था कि इस पूरे विश्व में जो राज्य है वो वास्तव में शोषक और शोषित में हमेशा बटा रहा है। और जिस समय मार्क्स का यहाँ पे 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था और काफ़ी यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो भी चुका था, ऐसी स्थिति में मार्क्स का ये मानना था कि जो पूंजीवादी की अवस्था है वो पूंजीवादी अवस्था वास्तव में मजदूरों के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण अवस्था है और इसमें मजदूरों को संगठित होने की आवश्यकता है और संगठित होकर इस पूरे ही पूंजीवाद को समाप्त करने की आवश्यकता है। समाप्त करके उनको एक साम्यवादी समाज की स्थापना करना है, जिसमें कि एक समतामूलक समाज होगा और इस समतामूलक समाज में न तो कोई शोषित होगा न कोई शोषक होगा और राज्य भी नहीं होगा, क्योंकि राज्य, मार्क्स ऐसा मानता है कि वो हमेशा शोषकों का साथ देता है और शोषण के यंत्र के रूप में काम करता है। इसलिए मार्क्स का कहना था कि शोषण समाप्त हो जाएगा तो समाज में एक समतामूलक समाज स्थापित होगा, राज्य में एक समाज में एक समानता स्थापित होगी और जब वहाँ शोषण ही नहीं होगा तो शोषण के यंत्र की आवश्यकता नहीं होगी, राज्य धीरे धीरे तिरोहित हो जाएगा, राज्य धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल मार्क्स का दृष्टिकोण था। आइए इसकी और बारीक चीज़ों के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। मार्क्स का ऐसा मानना था कि मनुष्य की जो सबसे महत्वपूर्ण निधि है वो उसका श्रम है और हीगल से यहीं पे उसका विरोध है, क्योंकि हीगल ऐसा मानता था कि व्यक्ति का जो विचार है या इस पूरे विश्व में जो विचार तत्व है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन हीगल ऐसा मानता था कि विचार, नैतिकता जैसे तत्व नहीं, वरन मनुष्य का जो श्रम है और उस श्रम में मार्क्स ने फिजिकल और मेंटल दोनों ही श्रम को सम्मिलित किया और उस सम्मिलन से मार्क्स का ऐसा मानना था कि मनुष्य प्रकृति के द्वारा दिए गए जो भी संपत्ति है उसमें अपना ये श्रम मिश्रित करके उत्पादन करता है, नई नई चीज़ें बनाता है और वो नई नई चीज़ें उसको बहुत संतोष देती हैं, क्योंकि वास्तव में उन रचनाओं में, उन चीज़ों में मनुष्य को एक प्रकार से आत्मसंतुष्टि भी बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है और इस प्रकार से मनुष्य एक संतोषपूर्ण जीवन जी सकता है। लेकिन दिक्कत यहीं शुरू हो जाती है कि समाज में जिन लोगों के पास धन बल और शक्ति बल होता है, बाहुबल होता है, वे ऐसे लोगों के, व्यक्तियों के, मजदूरों के जो श्रम है और उन श्रम के जो उत्पाद हैं उसको हथियाने का प्रयास करते हैं या हथिया लेते हैं और उनको उसके एवज में, उसके बदले में थोड़ा सा कुछ पैसा दे देते हैं, थोड़ा से कुछ रुपए दे देते हैं और इस प्रकार से जो असली श्रम का उत्पादन, श्रम के द्वारा, श्रम के माध्यम से जो वस्तुओं का उत्पादन करता है वो उस उत्पाद से वंचित हो जाता है मजदूर और उसके बदले में थोड़ा से उसको पैसे मिल जाते हैं और इस प्रकार से उसका पूरा जीवन
श्रम करते हुए बीतता है, उत्पादन करते हुए बीतता है, लेकिन उन उत्पादों से उसका कोई नाता नहीं रह जाता, क्योंकि वो उत्पाद उसके पास रहते नहीं है, उन उत्पादों का वो स्वामी नहीं होता है, उसके एवज में उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो मार्क्स का ये कहना था कि ये चीज़ गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक्सप्लॉयटेशन है, ये शोषण है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। कैसे इसको समाप्त किया जाए, इसके लिए मार्क्स का कहना था कि देखिए, इसके लिए ह्यूमन राइट्स या स्वतंत्रता की बात करना ये इसके लिए बेमानी है, क्योंकि समाज में किसी भी स्थिति में स्वतंत्रता चाहे रही भी हो, ह्यूमन राइट्स चाहे रहे भी हो, लेकिन शोषण भी रहा है। तो ऐसी क्या वजह है कि आज तक मार्क्स कहता है कि किसी समाज में शोषण का अंत नहीं हो पाया। तो जब तक शोषण का अंत नहीं होगा तब तक ये सारी समस्याएं बनी रहेंगी, और इस शोषण के अंत के लिए मार्क्स का मानना था कि साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना आवश्यक है। और जब साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना होगी तो साम्यवादी व्यवस्था में प्राइवेट प्रॉपर्टी को समाप्त कर दिया जाएगा, पूंजीवाद को समाप्त कर दिया जाएगा, शोषण को समाप्त कर दिया जाएगा, और एक प्रकार से एक ऐसी समाज की स्थापना होगी जिसमें जैसे कि जो मजदूर है, जो असली उत्पादक है, अपने श्रम के द्वारा चीज़ों का उत्पादन करता है, उसका उस पर कब्जा होगा, उसका उस पर आधिपत्य होगा, और जिस तरीके से चाहेगा वो उसका प्रयोग कर पाएगा। इस संबंध में मार्क्स समाज में एक उत्पादन के प्रणाली की बात करता है और ये कहता है कि सबसे फंडामेंटल फैक्ट किसी भी समाज का ये होता है कि वहाँ उत्पादन की प्रणाली कैसी है, मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसा है। और मोड ऑफ प्रोडक्शन में उसने दो चीज़ों को सम्मिलित किया है। पहला चीज़ मोटे मोटे तौर पे उसका मानना था कि या तो कृषि मूलक उत्पादन प्रणाली होगी या उद्योग मूलक उत्पादन प्रणाली होगी। जैसे फ्यूडलिज्म था या सामंतवादी व्यवस्था थी, उसमें कृषि आधारित उत्पादन प्रणाली थी, अर्थात भूमि और भूमि के उत्पाद, इस पर भूमि पे स्वामित्व जिन लोगों का था वो एक वर्ग, और जो उस पर श्रम करते थे वो दूसरा वर्ग। इसी प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें कल कारखाने और उनका स्वामित्व एक वर्ग और उसमें श्रम करने वाले दूसरा वर्ग। तो मार्क्स कहता है कि जो उत्पादन की प्रणाली है उसमें ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो, उस मेथड ऑफ प्रोडक्शन में जो सामाजिक विन्यास उभरता है, जो सामाजिक संरचना उभरती है, वो कैसी उभरती है और वो वर्ग को जन्म देती है। उसका कहना था कि इस चाहे वो उत्पादन प्रणाली कृषि पे आधारित हो, चाहे उत्पादन प्रणाली उद्योगों पे आधारित हो, उसमें हमेशा दो वर्ग हो जाते हैं। एक वो वर्ग हो जाता है जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है, वो शोषक हो जाता है, वो हैव्स हो जाता है, वो एक्सप्लॉइटर हो जाता है। और एक वो जो उत्पादन के साधनों पे जिसका नियंत्रण नहीं होता, जो कि वर्कर होता है, जो कि एक्सप्लॉइटेड होता है, जिसको कि मार्क्स बूर्जुआ, जिसको मार्क्स प्रोलिटेरिएट कहता है या सर्वहारा कहता है। और उसका मानना ये है मार्क्स का कि ये जो समाज में मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन ही समाज की रीढ़ है या समाज की आधारभूत संरचना है, जिसको कि सब स्ट्रक्चर मार्क्स ने कहा है कि दैट इज द सब स्ट्रक्चर। जैसे कि हम कोई मकान बनाते हैं, उसकी नींव बनाते हैं और उसी नींव के अनुसार ही भवन बनता है। इसी प्रकार से मार्क्स कहता है कि ये जो नींव है समाज की, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन है, अर्थात एग्रीकल्चरल मोड है या इंडस्ट्रियल मोड है। और एग्रीकल्चरल मोड और इंडस्ट्रियल मोड में जो हैव्स हैं और जो हैव्स नॉट हैं, उनका जो स्ट्रक्चर, समाज में कौन से लोग हैं जिनका कि उस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल है और कौन से ऐसे लोग हैं जिनका उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत अहम चीज़ है। जब ये चीज़ तय हो जाती है कि कौन लोग समाज के मीन्स उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखे हुए हैं और कौन लोग नियंत्रण नहीं रखे हुए हैं, तो एक समाज की मोटी मोटी आधारशिला बन जाती है। उसके बाद मार्क्स का कहना था कि समाज में जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, लॉ, गवर्नमेंट, आर्ट, एजुकेशन, कल्चर, रिलीजन, बिलीफ्स, वैल्यूज़, जो भी चीज़ आप समाज में देखते हैं वो सारा का सारा जैसे कि बीज से फसल निकलती है, उसी प्रकार से उस सब स्ट्रक्चर से ये सुपर स्ट्रक्चर निकलता है। मार्क्स कहता है कि ये सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का जो संबंध होता है, अंतर संबंध होता है, ये वास्तव में यही परिभाषित करता है रूलिंग क्लास की उस नीड को जो उसे सत्ता से चिपके रहने के लिए ज़रूरत होती है, कि अर्थात इस सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के माध्यम से
किसी समाज में जो रूलिंग एलीट होता है, जो रूलिंग क्लास होता है, वो शेष लोगों पे अपनी जकड़ और पकड़ बनाए रखता है, और उस जकड़ और पकड़ बनाए रखने के लिए वो राज्य का सहारा लेता है। राज्य के कानून है, राज्य के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्य की एजुकेशन है, राज्य की कला है, राज्य की संस्कृति है, राज्य के विचार हैं, या जो भी चीज़ें जनरल पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, उन सब पर राज्य के माध्यम से ये लोग अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। यहाँ तक कि रिलीजन, आर्ट, एजुकेशन वगैरह, ये सब चीज़ें मार्क्स का कहना है कि इसी बात को प्रतिबिंबित करती हैं कि किसी न किसी तरीके से जो रूलिंग एलीट है उसका सामान्य जन पे, मजदूरों पे उसका कब्जा बना रहे। और इसीलिए जितने भी मजदूर होते हैं वो सब मान लेते हैं कि हाँ, जो कुछ भी है वो सब ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, और अपनी स्थिति से, यथास्थितिवाद से वो संतुष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए मार्क्स ने एक जगह कहा है कि इट इज़ नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ मेन दैट डिटर्मिन्स देयर एग्जिस्टेंस, बट इट इज़ ऑन द कंट्रेरी, इट इज़ देयर एग्जिस्टेंस दैट डिटर्मिन्स देयर कॉन्शियसनेस। अर्थात मानव की जो चेतना है वो उनके अस्तित्व को परिभाषित नहीं करती है, बल्कि मानव का जो अस्तित्व है वो उनकी चेतना को परिभाषित करता है। अस्तित्व क्या है कि हम मजदूर हैं तो हमारी एक चेतना होगी, हम कैपिटलिस्ट हैं तो हमारी एक चेतना होगी, और इस प्रकार से हम मजदूर हैं तो मजदूर की चेतना के साथ ही हम अपनी ज़िंदगी को जीते रहते हैं। लेकिन वास्तव में ये चेतना फॉल्स कॉन्शियसनेस होती है, ये चेतना सही चेतना नहीं होती है। हम एक एक्सप्लॉइटेड होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम एक एक्सप्लॉइटर होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो चाहे आप शोषक हों चाहे शोषित हों, आपके अंदर जो चेतना है, वास्तव में मार्क्स कहता है कि वो गलत है। जो भी आइडियोलॉजी आप प्रतिपादित करते हैं रूलिंग क्लास की, वो आइडियोलॉजी अपने आप में गलत है, और ये आइडियोलॉजी, इसको बिल्कुल चेंज होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए लेजिस फेरी की थ्योरी है, या यद भाव्यम जिसको हम लोग कहते हैं, फ्री मार्केट है, इंडिविजुअल लिबर्टी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, डेमोक्रेसी है, मार्क्स कहता है कि ये सारी की सारी अवधारणाएं बिल्कुल बोगस हैं, और इसलिए बोगस हैं कि ये उस शोषण को परपिटुएट करती हैं, शोषण को और बलिष्ठ करती हैं, शोषण को और पुष्ट करती हैं, शोषण को समाप्त नहीं करती हैं। इसलिए वो सारे के सारे मीनिंगलेस हैं, वो अर्थहीन है, क्योंकि वो बुर्जुआ के द्वारा प्रतिपादित होती हैं। तो मार्क्स कहता है कि जब तक हम कुछ ऐसा फंडामेंटल चेंज नहीं करें, क्योंकि मार्क्स की स्थिति इंटरप्रिटेशन में नहीं था कि क्यों चीज़ क्या है, बल्कि उसकी दिलचस्पी इसमें थी कि चीज़ों को परिवर्तित कैसे किया जा सके। तो मार्क्स कहता है कि अगर वास्तव में इस शोषण को समाप्त करना है, कुछ मुट्ठी भर लोगों के द्वारा जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर जो ऑपरेशन, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। अगर इस स्थिति को हमें समाप्त करना है तो मार्क्स कहता है कि हमें कहाँ परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें नींव पे हथौड़ा मारना पड़ेगा। जैसे कि अगर भवन को तोड़ना है और भवन के ढांचे को बिल्कुल रिविन्यासित करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, तो आपकी पूरी नींव को आपको तोड़ना पड़ेगा। नए सिरे से मकान की नींव बनेगी और तब नए सिरे से उस पर मकान बनेगा, अन्यथा उसी नींव पे फिर आप बनाएंगे तो वैसा ही मकान बन जाएगा। इसलिए मार्क्स कहता है कि हमें समाज की उस नींव को तोड़ना पड़ेगा। और समाज की वो नींव क्या है? मार्क्स कहता है कि समाज की नींव वही मोड ऑफ प्रोडक्शन है, अर्थात कि कौन उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसका है। और जब उत्पादन के साधनों पे जब तक हम उस फंडामेंटल चेंज नहीं लाएंगे कि ज़्यादा लोग जो समाज में है, जो मजदूर हैं, जो एक्चुअली लेबर करते हैं, जो एक्चुअली उत्पादन करते हैं, जो एक्चुअली किसी प्रकृति के किसी कंपोनेंट में वैल्यूज़ डालते हैं थ्रू देयर फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी एंड कैपेसिटी, तो ऐसे लोगों का वर्चस्व होना चाहिए समाज में। दूसरे लोग जो मुट्ठी भर होते हैं, कुछ हैंडफुल्स होते हैं एक्सप्लॉयटर्स, उनके पास क्यों उसका स्वामित्व होना चाहिए? तो मार्क्स ने कहा कि जब ऐसा फंडामेंटल चेंज आएगा सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर में, नींव में, तभी जाके सुपर स्ट्रक्चर में करेस्पॉन्डिंग चेंजेस होंगे। अब ऐसा होगा इसलिए कि मार्क्स कहता है कि वास्तव में इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि किसी भी जो समाज में जो परिवर्तन होते हैं उसमें आर्थिक विकास, वर्ग संघर्ष,
डायलेक्टिकल प्रोसेस, अर्थात जिसको कि हम कहते हैं कि प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया से चीज़ों को आगे पढ़ना, जैसे हम लोगों ने हीगल में पढ़ा था, और अंत में वो स्थिति आपको क्रांति तक ले जाती है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि एक क्रम में विन्यासित होकर समाज में परिवर्तनों को अंजाम देती हैं। और ये होगा कैसे? वो होगा इसी तरीके से कि वास्तव में जो भी किसी भी समाज में मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, उस मोड ऑफ प्रोडक्शन में नए नए टेक्निकल इनोवेशंस होते रहते हैं, नई नई टेक्निक्स आते रहते हैं, नए नए ट्रेड और प्रॉस्पेरिटी के एवेन्यूज आते रहते हैं, और उसकी वजह से उस समाज में जो आर्थिक विकास होता है उसमें आपको विरोधाभास प्रकट होने लगते हैं। और जब विरोधाभास प्रकट होने लगते हैं तो नए नए विरोधाभास के साथ नए नए वर्ग भी पैदा होने लगते हैं, और वो नए वर्ग उन नए प्रवृत्तियों को तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो पुराने लोग होते हैं जो कि उस पर काबिज होते हैं, वो धीरे 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 पिछड़ते चले जाते हैं, या उनमें एक टकराहट होती है। और जब टकराहट होती है तो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक रेवोल्यूशन होता है, और पुराना जो ढांचा है वो ढह जाता है, और गाड़ी आगे बढ़ जाती है, समाज आगे बढ़ जाता है। और इस तरीके से मार्क्स का मानना था कि जब सिविलाइजेशन नहीं था तब तो एक प्रकार से प्रिमिटिव कम्युनिज्म की सोसाइटी हुआ करती थी, लेकिन जब से ये समाज बना है, जब से सिविलाइजेशन बना है, सभ्यता का जब से प्रादुर्भाव हुआ है, तब से 3-4 हमको मोटे मोटे कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, जिसमें कि एशियाटिक सोसाइटी है, जिसमें कि वास्तव में ट्राइबल्स थे, लेकिन वो ट्राइबल्स राज्य को थोड़ा सा अपना कुछ अंशदान कर दिया करते थे। उसके बाद एक क्लासिकल सोसाइटी आई जिसमें कि मास्टर और स्लेव का रिलेशन होता था, जो कि हमने एरिस्टोटल के ज़माने में पढ़ा हुआ है कि भाई अरस्तु के ज़माने में उस समय पे मास्टर और स्लेव होते थे। आपने यहाँ भी पुराने जो राजतंत्र हैं उसमें से दास और दासियों की प्रथा होती थी, वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अपने पुस्तकों में। उसके बाद एक फ्यूडल सिस्टम आया, और फ्यूडल सिस्टम के बाद एक कैपिटलिस्ट सिस्टम आया, जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। और अंत में जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम में एक प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन होगा, अर्थात एक मजदूरों के द्वारा एक क्रांति की जाएगी, और जिसको सर्वहारा की क्रांति कहा मार्क्स ने। और सर्वहारा की क्रांति के बाद वास्तव में एक सर्वहारा का शासन स्थापित होगा, और उस सर्वहारा के शासन में, मजदूरों के शासन में, फिर जैसा मार्क्स कहता था कि जब सर्वहारा का शासन स्थापित ही हो जाएगा, तब तो जाहिर है कि सर्वहारा का उत्पादन के साधनों पे भी नियंत्रण हो जाएगा, और जब उत्पादन के साधन पर नियंत्रण हो जाएगा तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक इंटरिगम है, यहाँ पे एक गैप है, और मार्क्स ये कहता है कि सर्वहारा की जब क्रांति होगी, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जब होगा, उसके तुरंत बाद साम्यवादी समाज की स्थापना नहीं होगी, बल्कि साम्यवादी या प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन के बाद मार्क्स कहता है कि एक ट्रांजिशनल पीरियड आएगा। और वो ट्रांजिशनल पीरियड क्या होगा कि मजदूर क्रांति करना तो जानते हैं, लेकिन वो शासन करना नहीं जानते। इसलिए अगर मजदूरों की क्रांति के बाद तुरंत मजदूरों का शासन आ जाएगा तो वास्तव में कोलैप्स कर जाएगा। वो मजदूर शासन करना जानता ही नहीं, कभी उनके संस्कारों में शासन करना रहा ही नहीं है। इसलिए मार्क्स का कहना यह है कि जब मजदूरों की विजय हो जाएगी, क्रांति के फलस्वरूप उनका आधिपत्य स्थापित हो जाएगा राज्य की सत्ता पे, उसके बाद वो राज्य का प्रयोग करेंगे। जैसे कि शोषण के लिए उनके विरुद्ध राज्य का प्रयोग होता रहा है, उसी प्रकार मजदूर भी राज्य का प्रयोग शोषण के लिए करेंगे। और शोषण के लिए राज्य का प्रयोग क्या करेंगे कि अब वो जितने भी बचे खुचे पूंजीपति हैं, उन सारे पूंजीपतियों को खोज के वो नष्ट कर देंगे, या खोज के उन पूंजीपतियों को समाप्त कर देंगे। और इस प्रकार से मजदूर राज्य का रिटेन करेंगे, राज्य को रिटेन करेंगे, राज्य की संस्था को रिटेन करेंगे, उसको शोषण के यंत्र के रूप में प्रयोग करेंगे, उसके सारी मशीनरी का प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करके उनका 1 पॉइंट प्रोग्राम होगा कि सारे पूंजीपतियों को समाप्त कर देंगे। और जब पूंजीपतियों को समाप्त कर देंगे तो पूरे के पूरे समाज में केवल एक ही वर्ग बचेगा, मजदूर वर्ग। उसके बाद कोई पूंजीपति वर्ग नहीं बचेगा। और जब एक ही वर्ग बचेगा तो कौन किसका शोषण करेगा? शोषण के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए, एक शोषक और एक शोषित। तो जब केवल एक ही वर्ग बचेगा, मजदूर ही वर्ग बचेगा, तो कौन किसका शोषण करेगा? और जब शोषण ही नहीं हो पाएगा तो शोषण के यंत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। और राज्य क्या है?
मार्क्स ने पहले ही कह दिया हुआ है कि राज्य तो केवल शोषण का यंत्र है। और इस प्रकार से मार्क्स कहता है कि जब मजदूरों का वर्चस्व स्थापित होगा, सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित किया जाएगा, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट स्थापित किया जाएगा। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट स्थापित करके जड़ से पूंजीपतियों को नष्ट कर दिया जाएगा, पूंजीपति नष्ट हो जाएंगे, एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाएगा, एबंडेंस एस्टेब्लिश हो जाएगा और उस एबंडेंस में हम पूरे समाज में मजदूरों को ही एक प्रकार से जो मजदूरों का शासन होगा वही उत्पादन के साधन और वितरण के साधन पर पूरा का पूरा नियंत्रण रहेगा, जिससे समाज में एक समतामूलक समाज की स्थापना हो सकेगी और सभी खुशहाल रहेंगे। बस एक चीज इसमें डिक्टम लागू होगा कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। अर्थात जो कम्युनिज्म का फंडामेंटल नॉर्म है कि हम हमारे क्षमता के अनुसार हमसे काम लिया जाएगा, लेकिन हमें दिया उतना ही जाएगा जितनी की हमारी नीड है। अर्थात राज्य के लिए आपका जीवन है, आप राज्य के लिए नहीं, आप राज्य के लिए हैं। राज्य आपके लिए केवल इतना ही है कि राज्य आपकी आवश्यकताओं का पूरा करेगा, लेकिन आप समाज के लिए हैं और राज्य भी पूरे समाज के लिए है। और जब राज्य की आवश्यकता खत्म हो जाएगी तो राज्य अपने आप ही समाप्त हो जाएगा और केवल एक वर्ग विहीन, शोषण विहीन, समतामूलक समाज की स्थापना होगी जिसमें राज्य नहीं होगा और इस प्रकार से एक नए सामाजिक विन्यास का, नई सामाजिक संरचना का अभ्युदय होगा। तो इस प्रकार से मार्क्स का जो राज्य का सिद्धांत है वो राज्य को शुरू से ही एक वर्ग के रूप में देख के चलता है, शोषक और शोषित के रूप में, एक वर्ग संघर्ष के लिए उसको देखता है कि हमेशा वर्ग संघर्ष हुआ है। वर्ग संघर्ष रेवोल्यूशन को लीड किया है, रेवोल्यूशन से एक नए सामाजिक संरचना का जन्म हुआ है और फिर उस सामाजिक संरचना से फिर एक नई सामाजिक संरचना और नई सामाजिक संरचना होते 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 एक साम्यवादी संरचना तक हम पहुंचे हैं। साम्यवादी संरचना में भी दो कालखंड होंगे, एक डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट होगा और जब राज्य वो सब अपना काम पूरा कर लेगा उसके बाद से राज्य का एक प्रकार से अंत हो जाएगा और केवल समाज ही समाज बचेगा, अंत में राज्य नहीं रहेगा। ये मार्क्स के राज्य के सिद्धांत में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो अंत में राज्य को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकता है, समाज की जिंदगी से निकाल फेंकता है और एक राज्य विहीन, शोषण विहीन, समता मूलक समाज की स्थापना करता है, जो एक पूरी मानवता में एक नई शुरुआत होगी, जिसको कि मार्क्स ने शुरू में कहा था कि द point is to change this world and not just to interpret it. Thank you very much.